Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ना तो अभी हम रिएक्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे कि रिएक्ट क्या है, क्यों है और कैसे हम रिएक्ट चलाएंगे। वो कहानी अभी बहुत बात की है। अभी हमको पढ़ना जावास्क्रिप्ट ही है। अब आप लोगों से जावास्क्रिप्ट तो हमने पढ़ ली है ना, तो आपने जावास्क्रिप्ट के वो कंसेप्ट पढ़े हैं जो क्लाइंट साइड यानी कि एक वेब पेज को डेवलप करने के लिए अभी तक आपको चाहिए थे, राइट। कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो वहां नहीं पढ़ाते हम, क्योंकि पढ़ा सकते हैं लेकिन ऐसा है कि वैसे ही वो स्टार्टिंग रहता है तो बहुत हेवी हो जाता है, राइट। लूप भी आ जाता है, इफ भी आ जाता है, अरे आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपने उसमें डॉम क्रिएट एलिमेंट बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो इन चीजों को हम वहां ऐड नहीं करते ना, यहाँ पर हम उन चीजों को समझेंगे। तो आपको पहली बात जो बात समझनी है वो ये कि पढ़ेंगे तो अभी हम जावास्क्रिप्ट ही, जो भी कोड पढ़ेंगे वो सारा कोड वहां पर भी एज इट इज यूज होगा, क्योंकि लैंग्वेज नहीं बदल रहे हम, सिर्फ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का हम तरीका बदलेंगे, है ना। अब वो तरीका कैसे बदलेगा वो थोड़ा सा हमको समझना है। सो जावास्क्रिप्ट से ही शुरू करने वाले हम। सो अगर हम एक जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट को हम बोलते हैं कि इट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, राइट। लेकिन इसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है बेसिकली वो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, क्लाइंट साइड पे। तो किसी सर्वर पे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड आपने लिखा था वो कहां पे एग्जीक्यूट हो रहा था? ब्राउजर पे। तो अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? ब्राउजर। अब ब्राउजर पे कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है? कौन है जो ये कोड एग्जीक्यूट करता है बेसिकली? तो जितने भी ब्राउजर्स हैं उनमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं जेएस इंजिन्स, राइट। ये आप सर्च कर सकते हो कि अगर हम गूगल पे आएंगे और यहाँ पे मैंने लिखा कि ब्राउजर जेएस इंजिन्स लिस्ट, तो ये हमारे बेसिकली जो 4 टॉप ब्राउजर्स हैं। गूगल क्रोम अगर आप चला रहे हैं तो इसमें एक V8 होता है। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज चला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का तो उसमें चक्र करके होता है। मोजिला में आपका एक स्पाइडर मंकी होता है और सफारी के अंदर वैपकिट होता है। तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, राइट। और हर ब्राउजर के पास अपने अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के जेएस इंजिन होते हैं, राइट। तो आपका जो भी आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे थे अभी तक, उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका था? आपका जेएस इंजिन का। ये बात अलग है कि ये जेएस इंजन ब्राउजर के साथ अटैच होते हैं तो हम मोस्टली यही बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड कहां एग्जीक्यूट होगा? ब्राउजर पे। लेकिन इंटरनली आपको पता होना चाहिए कि ब्राउजर ही एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ब्राउजर के अंदर एक कोर सॉफ्टवेयर होता है जो जिसे हम क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट इंजन। और हर अलग अलग टाइप के ब्राउजर के पास अलग अलग टाइप के जेएस इंजन आपको मिल जाएंगे जो इंटरनली जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सो कहानी बिल्कुल सिंपल है कि भैया हमको जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करना है तो हमें क्या चाहिए? जेएस इंजन चाहिए। और ये जेएस इंजन हमको कहाँ मिलेंगे? ब्राउजर पे मिलेंगे। दैट्स व्हाई हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है? सिर्फ से और सिर्फ ब्राउजर पे। अब ये जो लिमिटेशन थी, लैंग्वेज बहुत अच्छी है जावास्क्रिप्ट को, और आप जितना भी आपने पढ़ा है आगे चल के आप और भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सारे पावरफुल चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि इसका कोड कहाँ रन होगा? ब्राउजर के अलावा जेएस इंजन। लेकिन जेएस इंजन तो होगा ब्राउजर पे। तो एक लिमिटेशन है इस लैंग्वेज की कि इसको हम हर जगह एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट। इस लिमिटेशन को बेसिकली एक बंदे ने रिड्यूस किया और वो है आपका गूगल। गूगल कुछ सालों पहले एक ब्राउजर लेकर आया था, क्रोम, है ना। बहुत साल हो गए क्रोम को आए हुए, अभी आप हैबिचुअल भी हो गए क्रोम को चलाते चलाते। तो गूगल जब क्रोम लेके आया था तो एज ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ ये पता है कि क्रोम ब्राउजर आया था, बस, इसके अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन नहीं, क्रोम ब्राउजर के अंदर एक इंजन था V8, अभी हमने यहां पर देखा, ये रहा। तो जब नया ब्राउजर लाया था गूगल तो उसके साथ वो एक नया जेएस इंजन भी लेकर आया था, दिस इन V8 इंजन। इस V8 इंजन की एक खास बात है, वो खास बात ये है कि ये अगर आपने क्रोम डाल रखा है, जैसे मेरे पास क्रोम है, आपके पास भी क्रोम है, तो क्रोम के अंदर तो ये इनबिल्ट है,
ताकि जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोई कोड एग्जीक्यूट करो तो ये उस कोड को क्या कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, समझ पाए। लेकिन इस V8 इंजन की कुछ पॉइंट्स हैं जो खास हैं। पहला, इस V8 इंजन को आप इंडिविजुअली भी आप अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते, राइट? जो कि इसके पहले के जितने JS इंजन थे उसमें पॉसिबल नहीं था। JS इंजन को आप सेपरेटली इंस्टॉलेशन आप नहीं कर सकते, वो ब्राउजर के साथ ही अटैच रहेगा। तो मतलब खुद का एक चीज रहेगी। हाँ, मतलब V8 एक टूल है बेसिकली, JS इंजन है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इसकी खास बात है कि ये पीसी पे भी इंस्टॉल हो जाता है डायरेक्टली। आप बोलोगे सर इंस्टॉल हो गया तो उससे फायदा, तो उससे फायदा ये मिलेगा अब आपको कि अब आप जावास्क्रिप्ट के कोड को डायरेक्टली रन कर पाओगे बिना ब्राउजर की मदद के, क्योंकि अब ब्राउजर की कोई नीड नहीं है। VS कोड में अपने कोड लिखा, उसके बाद जैसे अपन टाइम जो करते सर्वर पे जाने का, वो तो VS कोड आप जो अभी तक आपने HTML पेज पढ़े, वो तो VS कोड एक फैसिलिटी देता है कि सर्वर पे जाके आप उसको, वो एक डमी सर्वर बना के रन कर देता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको डायरेक्ट फोल्डर पे जाके HTML पेज पे डबल क्लिक करते तो भी चल जाता हो, उसको उसे सर्वर एनवायरनमेंट में चलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको VS कोड की आदत है तो आप वो सर्वर पे चले जाते हो, वो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कंसर्न सिर्फ इतना है कि V8 की एक खास बात ये थी कि ये एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट था, किसके लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। सो V8 को अगर हम समझें तो ये बेसिकली क्या है, ये है JS का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। तो इसमें कंसोल वर्क करता है, मतलब हाँ, पे दिखता है डायरेक्ट, कंसोल पे दिखता है, ठीक है। तो अब ब्राउजर की कोई नीड नहीं रहेगी। गूगल ने बेसिकली V8 लाके जो एक चीज रिड्यूस करी वो ये कि ब्राउजर की डिपेंडेंसी हटा दी। आप चाहो तो क्रोम चला रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मोजिला चला रहे हो, सबके पास अपने अपने JS इंजन हैं तो वो तो चल ही रहा है। जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर पे चलना है वो तो चल ही रहा है। लेकिन अगर आपके पास V8 है तो जावास्क्रिप्ट को आप बिना ब्राउजर के भी रन कर सकते। इट मींस कि जावास्क्रिप्ट को अब आप एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे C++ लैंग्वेजेस आप यूज कर रहे थे। अब ब्राउजर की कोई नीड नहीं रहेगी। अब उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में यूज करना है तो करो, लेकिन उसको एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग की तरह भी आप यूज कर सकते हो। अभी तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड इंजन संभालते थे और इंजन किसके साथ अटैच होते थे, ब्राउजर के साथ। तो हम उससे कोई नॉर्मल कैलकुलेशन या नॉर्मल प्रोग्राम तो बना नहीं सकते, लेकिन अब बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, V8 है, राइट? जो कि एक सेपरेट हमको क्या प्रोवाइड करता है, जावास्क्रिप्ट का एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ लोगों ने अगर जावा कहीं कॉलेज में देखी हो तो तुम्हारी जावा चल रही तो JRE डाला ना, तो बिना एक्लिप्स भी डाला तो एक्लिप्स तो सिर्फ टूल है, इंटरनली JDK तो डाला होगा ना, उसमें JRE तो होगा। तो जब तक JRE नहीं आएगा जावा का कोड कैसे चलेगा, चल ही नहीं सकता। तो JRE क्या है, जावा का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है। अगर कोई पाइथन पढ़ रहा है तो उसको अपने पीसी पे पाइथन डालना पड़ेगा, पाइथन का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, ताकि पाइथन का कोड रन हो जाए। तो उसी तरीके से V8 बेसिकली क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। आपने V8 इंस्टॉल कर लिया, अब आप जावास्क्रिप्ट का कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, V8 एक जो कोड लिखा गया है V8 का वो है C और C++ में, यानी कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके टूल बनाया है गूगल ने, वो लैंग्वेज कौन सी है, C एंड C++, राइट? एंड थर्ड पॉइंट इज कि V8 जो है ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। अब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है, कोई भी एडिट जैसे V8 के अलावा कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जिसका नाम याद हो, देव टूल, डेव टूल, सर Python C++ के लिए। वो तो एक सॉफ्टवेयर है आपका, उसमें हम मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? और सर जो ये ऑनलाइन कंपाइलर आते हैं, कई सारे कंपाइलर्स में मतलब देखा है मैंने कि HTML, CSS, ओपन जावास्क्रिप्ट सोर्स, देखिए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मतलब, पहली तो बात, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मतलब फ्री नहीं होता है ना। बहुत से सॉफ्टवेयर आप फ्री चला रहे हो, है ना, वो ओपन सोर्स नहीं है। जैसे हम मोजिला चला रहे हैं, क्रोम चला रहे हैं, VS कोड चला रहे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो, कोई पैसे नहीं ले रहे आपसे, तो इसमें ये नहीं कि ओपन सोर्स है, ये फ्री है बस। हाँ, ओपन सोर्स का मतलब है कि सामने वाले ने, इस गूगल ने ये जो टूल डेवलप किया है उसके लिए जो कोड लिखा था वो कोड आपके लिए अवेलेबल है। और कोड अगर आपके लिए अवेलेबल है, इट मींस अब आप चाहो तो उसको मॉडिफाई
कर सकते हो, उसमें अपग्रेडेशन कर सकते हो, लेकिन आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी? C++। लिख दिया है ना, इसने एक JS एनवायरनमेंट बना के छोड़ दिया और आपको अवेलेबल करवा दिया। अब आप उसको डाउनलोड करो और आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो गूगल का एक और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, कौन सा? ये तो ठीक है, V8 अभी सुना है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो गूगल का, वो भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, एंड्रॉइड। सबके पास है, कौन है? iOS वाला तो नहीं कोई, आईफोन वाला? सब एंड्रॉइड वाले है ना? हाँ तो बस। एम आई किसके पास है? MI का फोन, हाँ तो इसमें मीवी होगा, है ना? ओप्पो, ओप्पो है किसी के पास? नहीं। वीवो, फन ओएस होगा उसके अंदर। मतलब सिर्फ UI है ना ऊपर की। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल ने जो एंड्रॉइड बना रखा है, इन कंपनियों ने उसका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लिया जो गूगल ने बनाया था और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके एक नया ओएस बनाया और अपने मोबाइल में लॉन्च। चाइना की सर कंपनियां करती हैं। एमआई आपका मीवी देता है, आपका ओप्पो आपको कलर ओएस देता है, आपका वीवो आपको फन ओएस देता है। तो ये रियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये बना नहीं सकते। एंड्रॉइड वन मतलब रियल है उसका। हाँ, एंड्रॉइड ये जितनी छोटी मोटी कंपनियां, ये ऑपरेटिंग अभी करंटली मार्केट में देखा जाए, मोबाइल मार्केट में तो दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड और आईफोन, बस। ये छोटी मोटी कंपनियां ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाई, ये बना लेती तो फिर अपनी स्किन डालते हैं। हाँ, उसका अपने हिसाब से रंग रौनक कर देती है, कुछ चीजें बदल देती है छोटी मोटी, ताकि इंटरनली एक ओप्पो का यूजर अगर ओप्पो चला रहा है या वीवो चला रहा है तो अंदर का जो डिजाइनिंग और बहुत सारी चीजें होती है वो अलग अलग दिखती हैं, चीजें अलग ढंग से खुलती हैं, आइकॉन्स अलग दिखते हैं, तो वो थोड़ा दो अलग अलग यूजर को थोड़ा डिफरेंट दिखे। नहीं तो अगर वो गूगल ने जो एंड्रॉइड ओएस बनाया है वही ओप्पो डालेगा, वही वीवो डालेगा, तो आप चलाओगे तो वो अंदर से तो वैसे ही दिखना है वो, क्योंकि है तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब उसको मॉडिफाई करते हो। तो एंड्रॉइड जो है वो भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो गूगल ने जो V8 बनाया था ये भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया था कि भैया मैंने इतना लिख दिया, अब आपको तुमको इसको यूज करके जो चीज डेवलप करना है वो चीज आप डेवलप कर लो अपने हिसाब से। मैंने तो एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट आपको बना के दे दिया। सो V8 की खास बात ये है कि ये एक जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है और ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। आपको V8 इंस्टॉल नहीं करना, राइट, क्योंकि V8 इंस्टॉल करके भी आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब हुआ ये कि तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो जब ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो किसी ने तो मॉडिफाई किया होगा, तो बहुत सो ने किया है, लेकिन आपको जो समझना है वो है Node.js, है ना। अब आपके पास एक नया टूल आया मार्केट में, दैट इज Node.js। ये V8 का मॉडिफाइड वर्जन है, राइट। इसने V8 को मॉडिफाई किया। क्यों किया? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ वही कंसेप्ट थे अभी तक, इस लैंग्वेज के पास सिर्फ वही कंसेप्ट थे जो क्लाइंट साइड को डेवलप करने के लिए चाहिए। इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इसने ऐसे कंसेप्ट ऐड ही नहीं करे जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को चाहिए। क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज को चलना ही नहीं वहां, इसको तो सिर्फ ब्राउजर पे ही चलना था। लेकिन जैसे ही V8 आया तो सारा माहौल बदल गया। अब तो इसको नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह चलाया जा सकता था, लेकिन वो कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं है। तो वो किसने ऐड किए? नोड ने। V8 आ गया, V8 को मॉडिफाई किया नोड ने, और वो सारे कंसेप्ट जो किसी नॉर्मल जावा या पाइथन या PHP जैसी लैंग्वेजेस में है, जिससे एक सर्वर बनाया जा सकता है, हम नेटवर्क कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उनको ऐड करके क्या बना आपका? Node.js बना। तो बेसिकली Node.js को डिटेल में किनको पढ़ना है? मर्न वालों को। आगे जाके जो सर्वर साइड कोड आप पढ़ोगे उसमें एक्सप्रेस पढ़ोगे, नोड पढ़ोगे, वहां आप बेसिकली नोड को ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। आप रिएक्ट वालों को नोड नहीं पढ़ना है, सिर्फ नोड समझना है कि ये टूल क्या है, क्योंकि अब हम इसके थ्रू जावास्क्रिप्ट का कोड चलाएंगे। तो हम अभी हफ्ते 2 हफ्ते तक पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट ही हैं, लेकिन रन किसके थ्रू करेंगे? अब हम नोड के थ्रू, न कि ब्राउजर के थ्रू। तो हमारा एग्जीक्यूशन करने का जो तरीका है, हम वो तरीका बदल रहे, लैंग्वेज नहीं बदल रहे। रिएक्ट नहीं पढ़ रहे अभी तो हमको जावास्क्रिप्ट के वो कंसेप्ट पढ़ना है जो हमने वहां नहीं पढ़े, राइट। लेकिन अब हम उसको वेब पेज पे नहीं बनाएंगे, हम उसको कहां रन करने की कोशिश करेंगे? नोड में। क्यों? क्योंकि ताकि आपको नोड की थोड़ी आदत हो जाए, Node.js कनेक्टिविटी के लिए, सर्वर साइड के लिए, राइट। तो इस नोड ने वो सारे कंसेप्ट ऐड किए जिससे हम सर्वर साइड कोड लिख सकते हैं, और इसके आने के बाद से जावास्क्रिप्ट ज्यादा और पॉपुलर हो गई। क्यों? क्योंकि देखो नोड से फायदा क्या हुआ, अभी तक अगर मैं किसी कंपनी कोई प्रोजेक्ट बना रही मान लो, ठीक है, तो उसको क्लाइंट साइड मैनेज करना ही है,
राइट। क्लाइंट साइड मैनेज करने के लिए उसे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? उसे सबसे पहले तो एक डिजाइनर चाहिए जो HTML CSS बूटस्ट्रैप पे काम करेगा, जो UI वाला बंदा होता है, सिर्फ डिजाइनिंग, उसको कोडिंग से कोई लेना दे, उसको सिर्फ डिजाइन बनाना है। मुझे एक क्लाइंट साइड डेवलपर चाहिए जिसको जावास्क्रिप्ट और jQuery आती होगी, जो क्लाइंट साइड पे अगर जो भी डेवलपमेंट करना है वो सारे काम करेगा। लेकिन सर्वर साइड, ये इससे तो सिर्फ UI बना लोगे तुम, सर्वर साइड कहां जाएगा? तो सर्वर साइड के लिए फिर जावा, PHP, पाइथन, रूबी और ये सारी लैंग्वेजेस आती थी, तो उसके लिए फिर एक और नया बंदा चाहिए। आई बात समझ में? मैं जावास्क्रिप्ट वाले को तो कह नहीं सकता कि तू जावा सीख, कि रूबी सीख, कि पाइथन सीख, उसके लिए एक अलग बंदा चाहिए। लेकिन जब से नोड आया तब से फायदा क्या हुआ? एक मेरा बंदा जो लैंग्वेज दोनों जगह सेम हो गए। तो जावास्क्रिप्ट ये मर्न और ये मीन और ये सारे नाम इसलिए आने लगे क्योंकि अब लैंग्वेज कंपनी को भी फायदा हो गया, और जो एक्सप्रेस है टूल जो है, नोड के जो टूल्स हैं या जो मॉड्यूल्स अब आगे चल के पढ़ोगे बहुत अच्छे हैं, बहुत चल रहा है मार्केट में, तो कंपनी को भी फायदा। एक ही डेवलपर वही क्लाइंट साइड पे काम कर रहा, वही सर्वर साइड पे काम कर रहा, तो मुझे दो डेवलपर की जरूरत नहीं, दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज की जरूरत नहीं, दो अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे क्लाइंट साइड पे भी जावास्क्रिप्ट है और सर्वर साइड पे भी जावास्क्रिप्ट है। लेकिन अभी हम सर्वर साइड की बात नहीं कर रहे। सो नोड.जेएस बेसिकली V8 का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इसके अंदर कुछ कंसेप्ट है जो हमको सीखना है, जैसे इसके अंदर मॉड्यूल का एक कंसेप्ट आया था जो आपको पढ़ना है, क्योंकि रिएक्ट में हमको वो चीज देखने को मिलेगी। लेकिन हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट के लिए नोड की जरूरत क्यों है ये आपको समझना है। V8 को मॉडिफाई करके क्या बना? नोड, और नोड के मॉड्यूल के कंसेप्ट को यूज करके ये टूल बने हैं। तो रिएक्ट जेएस की अगर हम बात करें तो रिएक्ट जेएस बेसिकली नोड का एक मॉड्यूल है, नोड के थ्रू डेवलप हुआ है ये। तो अगर आपको रिएक्ट चलाना है तो आपके पीसी पे नोड होना चाहिए। अगर आपकी पीसी पे नोड नहीं हुआ तो रिएक्ट नहीं चला पाओगे आप, राइट। या तो रिएक्ट, या फिर इसी का एक भाई एंगुलर, एक और भाई व्यू जेएस, या फिर नेक्स्ट जेएस, ऐसी बहुत सारी जेएस आ गई मार्केट में। सब आई इसलिए क्योंकि नोड आया, और नोड इसलिए आया क्योंकि V8 आया। V8 नहीं आता तो ये कोर्स पढ़ना ही नहीं पड़ता आपको क्योंकि रिएक्ट भी नहीं होता, नोड कुछ भी नहीं होता, फिर तो वही जावास्क्रिप्ट jQuery में खेल खत्म हो जाता। लेकिन ये सारी खिचड़ी इसलिए पढ़नी पड़ रही क्योंकि गूगल महाराज ने ये V8 ऐड कर दिया, इसको मॉडिफाई करके नोड आया, और नोड को यूज करके बहुत सारे टूल आपके डेवलप्ड हो गए, राइट। तो इन सभी टूल्स को अगर आपको चलाना है तो आपके पीसी पे क्या इंस्टॉल होना चाहिए? नोड होना चाहिए, राइट। डोमेन अगर जोड़ते हैं वेबसाइट के लिए, तो जो हम लोग लोकल डोमेन खरीदते हैं जैसे, हाँ, तो वो जब जोड़ते हैं तो उसके मतलब उसमें रिएक्ट लगती है कि नोड के थ्रू जोड़ा जाता है? उसकी तो कहानी अलग है ना। डोमेन तो आपका सर्वर है जहां पे आपको स्पेस लेनी है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट कैसा है जो आप क्लाइंट साइड और सर्वर साइड अलग अलग बना रहे हो, मान लो आप क्लाइंट साइड बना रहे हो रिएक्ट में, सर्वर साइड बना रहे हो आप एक्सप्रेस में या जावा में या PHP पाइथन में, तो आपको दो अलग अलग स्पेसेस चाहिए, एक सर्वर साइड के लिए और एक क्लाइंट साइड के लिए। तो उसका डोमेन से उसमें क्यों लगे, उसका इससे कोई लेना देना थोड़ी है, तो डेवलप करने के लिए, और वो तो होस्टिंग करने के लिए, मतलब होस्टिंग से इसका मतलब उसको ही लेना देना, राइट। तो आपको अपने पीसी पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? सबसे पहले नोड। तो हम समझ लेते हैं इंस्टॉल कहां से होगा। तो आप गूगल पे आए, आप यहाँ लिखेंगे Node.js डाउनलोड, तो इस साइट आपको मिल जाएगी। मैं इसकी लिंक आपको स्काइप पे सेंड कर देता हूं पहले, ताकि आपको तो ये लिंक मिल जाए। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो मोस्टली सभी के पास विंडोज ही है ना, विंडोज है ना सभी के पास? हाँ, अबंटू वर्जन कौन सा है? अबंटू है ना, ठीक है, बताता हूँ। कर लिया? कौन सा वर्जन है? 18 पॉइंट कुछ है। ठीक है, चलो अच्छी। नहीं तो लिनक्स के लिए मैं आपको, मैंने भी पिछली बैच में ही कमांड लिखी थी। कितनी बजे बैच थी? 3:30 बजे। मैंने कल ही, हाँ ये रही। तो ये कमांड्स हैं। अगर किसी के पास लिनक्स है तो लिनक्स नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिनक्स है तो आप ये कमांड चला लेंगे, नोड इंस्टॉल हो जाएगा। 4 कमांड है, 1 2 3 4 5, और इससे भी छोटा तरीका भी हो सकता है, लेकिन ठीक है। लेकिन आप सबके पास विंडोज है तो यहाँ पे आ जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको 2 वर्जन मिलेंगे। एक LTS मिलेगा, तो LTS का जो वर्जन है वो है 18.1
13, लेकिन करंट पे जाएंगे तो ये है 19.5। आपको करंट नहीं डालना है, आपको LTS डालना है, स्टेबल वर्जन, है ना। ये हमेशा ध्यान रखें, नोड के केस में नहीं, किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप आगे चल के काम करें तो कभी भी उसका लेटेस्ट वर्जन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बड़ी, अब नोड जो है ये बड़ी कंपनी है, गूगल एक बड़ी कंपनी है, तो ये कंपनियां तो अपना टूल डेवलप कर लेती है ना। इन्होंने तो फट से एक टूल डेवलप कर दिया, नया नया लिया है मार्केट में। लेकिन जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो इस टूल के अलावा आपको बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे टूल भी मर्ज करने पड़ेंगे। तो ये कंपनियां तो अपना सॉफ्टवेयर फट से डेवलप कर देती, लेकिन वो छोटी कंपनियां इनके नए सॉफ्टवेयर के लिए अपने टूल को डेवलप नहीं कर पाएंगी, तो फिर टूल्स आपस में मिसमैच हो जाते हैं। तो कभी भी किसी टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट वर्जन आपको नहीं लेना है। अगर हम जावा की बात करें तो जावा का करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? जावा का शायद अभी 17 या 18 चल रहा है, और कंपनियां यूज कर रही है 9 के बाद 10 भी था, 11 था, 12 था, 13 था, 14 था, 15 था, और अभी 16 17 चल रहा है जावा का। लेकिन कंपनियां 9 से आगे बढ़ी नहीं अभी, और बहुत सी कंपनियां जो जावा 8 अभी यूज कर रही है, क्योंकि ओरेकल तो जब से वो जावा को ओरेकल ने खरीदा, तो उसको तो हर 6 महीने में कुछ ना कुछ हो जाता है, वो नया वर्जन, हर 6 महीने में नया वर्जन, हर 6 महीने नया वर्जन। लेकिन वो तो ओरेकल है, तो उसके बाद तो बहुत सारे रिसोर्स है, तो वो तो चीज डेवलप कर लेगा, लेकिन उसके नए के करस्पॉन्डिंग दूसरे जो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं वो चीजें डेवलप थोड़ी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें फर्क पड़ती है। तो अभी कंपनियां 8 9 से भी आगे नहीं बढ़ी, जबकि जावा 17 18 पे चला गया, राइट। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि अभी अगर आप अपने व्हीकल मार्केट में देखो तो इलेक्ट्रिक कार्स आने लगी, तो टाटा या MG हेक्टर या इन कंपनियों का क्या है, इन्होंने तो ला दी। तुम करोगे क्या, चार्ज कहाँ करोगे इंदौर में अभी? तो घर पे तो कर लोगे, लेकिन निकल लिए, मान लो घर पे क्या हुआ कि तुमने गाड़ी रात को लाके पार्क करी, चार्जिंग पे लगा दिया उसको कि रात भर में चार्ज हो जाएगी, रात को तुम्हारा का ट्रांसफार्मर उड़ गया, रात भर लाइट नहीं थी, कार 20% 25% ही चार्ज दी, तुम निकल लिए बाहर टूर पे, या ध्यान नहीं दिया तुमने, पेट्रोल की आदत पड़ी हुई तुमको, अब वो बंद हो गई गाँव खेड़े में, अब कहाँ चार्ज करोगे उसको? कोई रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वो रिसोर्स डेवलप होने में टाइम लगेंगे। दूसरी बात, चलो चार्ज डिस्चार्ज नहीं हुई, खराब हो गई कहीं, अब वो इंजीनियर को खोलोगे, इंजीनियर जैसे बोनट खोलेगा तो बोलेगा भाई ये तो मेरे काम है, उसको इलेक्ट्रिक इंजन क्या समझ में आना, उसको तो इंजन वाला समझ में आता है, ऑयल वाला, तो वो तो हाथ खड़े कर देगा। हमारे पास तो मैकेनिक भी नहीं है अभी उस पर्टिकुलर टाइप के। हाँ, बड़े बड़े शहरों में मिल भी जाएंगे, लेकिन इक्का दुक्का। इंदौर में कितने होंगे जो उस इलेक्ट्रिक इंजन को सुधारने की काबिलियत रखते हैं? बाकी तो सब वो डीजल इंजन वाले, पेट्रोल इंजन वाले हैं। तो कि गांव खड़े में बंद हो गई तो कहां से इंजीनियर लाओगे जो उसको सुधारेगा? तो वो रिसोर्सेज डेवलप होने में भी इंडिया को टाइम लगेगा। MG हेक्टर या टाटा वालों की नहीं, तो बड़ी कंपनियां तो फट से कार लॉन्च कर दिए, लो भैया इलेक्ट्रिक, तुम करोगे क्या उसको? उसके रिसोर्सेस नहीं है आपके पास। तो कभी भी करंट वर्जन नहीं डालना, हमेशा क्या डालना है? LTS का मतलब होता है लॉन्ग टाइम सपोर्ट। ये स्टेबल वर्जन है, ये टेस्टेड है पूरी तरीके से, नोड ने इसको टेस्ट कर लिया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप विंडोज इंस्टॉलर पे आ जाना, एक MSI फाइल डाउनलोड हो जाएगी, 22-23 MB की है, छोटी सी फाइल है, उस पर डबल क्लिक कर देना, नेक्स्ट 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 फिनिश। कोई दिमाग नहीं लगाना उसमें, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं है, ठीक है। तो नोड अगर आप प्रॉम्प्ट है ना, कंसोल होता है विंडोज में, सभी को चलाना आता है, कमांड प्रॉम्प्ट, CMD प्रॉम्प्ट, ये आप ओपन कर लेंगे और यहां पर आप एक कमांड चला के देखेंगे, नोड डैश वर्जन, ताकि आपको ये भी पता लग जाएगा कि नोड इंस्टॉल हुआ या नहीं, और ये भी पता लग जाएगा कि वर्जन कौन सा है। तो अभी मेरे पीसी पे 16.16 वर्जन है, तो आपने जो भी वर्जन इंस्टॉल किया होगा वो वर्जन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये कमांड प्रॉपरली चलनी चाहिए, इसका मतलब नोड भी इंस्टॉल हो गया और वर्जन भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन बेच, इतनी बात समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैंने एक लिंक बंद कर दी, मैं फिर ओपन कर लूं। तो ये जो लिंक थी जहां से आपने नोड इंस्टॉल किया, अब इस नोड के साथ एक और चीज इंस्टॉल होगी, NPM। अब NPM का फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। NPM का फुल फॉर्म क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। अब ये क्या है? तो हुआ ये कि नोड आया, नोड ने नया कंसेप्ट लेके आया, ठीक है। अब नोड को यूज करके बहुत सारे टूल्स बन गए मार्केट में, राइट। अब टूल्स बने तो सीधी सी बात है कि
उनको डाउनलोड करने का एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए। तो नोड ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसे हम एक क्लाउड इन्वायरमेंट है, सीधी जैसे आपकी गूगल ड्राइव होती है, अगर आप ध्यान से समझो तो नोड का एक इन्वायरमेंट है हमारे पास, उसके लिए एक दूसरी साइट है, और ये साइट है npmjs.com। ये वो क्लाउड इन्वायरमेंट ये होंगे, राइट। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ रिएक्ट लिख दो कि रिएक्ट के नाम से कितने मॉड्यूल्स हैं अलग अलग, सो 2,25,956 मॉड्यूल है, जिसमें से आपको सिर्फ मतलब एक तो नहीं, लेकिन हम टोटल अलग अलग मॉड्यूल पढ़ेंगे तो 8-10 मॉड्यूल आप पढ़ लेंगे रिएक्ट के चलते चलते, लेकिन फिर भी बचे बहुत सारे 2,25,000 ये इतने मॉड्यूल रिएक्ट के नाम से पड़े हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे अगर एंगुलर लिखूं तो एंगुलर के 65,146 मॉड्यूल हैं। एक व्यू जेएस है मार्केट में, अगर हम उस नाम से सर्च करें तो व्यू जेएस के कितने हैं, तो इस भैया के 73,000 रखे हैं, तो ऐसे तो जाने कितने होंगे, टोटल गिनोगे तो लाखों करोड़ में जाएंगे कहानी। तो ये वो क्लाउड इन्वायरमेंट है जहां से आपको वो नोड के जितने भी मॉड्यूल बने, नोड को यूज करके जितने भी मॉड्यूल मिले वो मिल जाएंगे, राइट। लेकिन इसको ग्राफिकली यूज नहीं करना, इसको कमांड के थ्रू एक्सेस किया जा सके, उसका एक टूल है आपके पास, दैट इज npm। ये आगे चल के हम यूज करेंगे। तो आपने विंडोज में अगर नोड डाला है तो नोड भी इंस्टॉल हो जाएगा और npm भी इंस्टॉल हो जाएगा। लिनक्स वालों को npm अलग से डालना पड़ता है, राइट। तो आप वो भी चेक कर ले कि npm डाला है क्या। सो npm -वर्जन, तो ये दो कमांड आपको ये बता देंगी कि आपके पीसी पे नोड प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है या नहीं, npm प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है या नहीं, और नोड का वर्जन कौन सा है और npm का वर्जन कौन सा है। ये दो कमांड आप टेस्ट कर लें, और किसी की पीसी इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर समझेंगे। मोस्टली प्रॉब्लम तभी होगी जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना होगा। है क्या कोई है? कौन सा वर्जन है? विंडोज 7 अगर है तो फिर एक काम करना, पहले तो ये कोशिश कर लेना, अगर इंस्टॉलेशन ना हो, कुछ गड़बड़ हो, कौन सा वर्जन है 18, तो फिर नीचे आना, यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रीवियस रिलीजेस, तो पुराना डाल लेना 16, यहाँ पे आपको 19 मिल रहा है, फिर पीछे चले जाना है तो आपको पुराने वर्जन मिल जाएंगे 16-17, कोई दिक्कत नहीं। 16 से पीछे जाने के 16-17 वर्जन डाल लोगे तो चल जाएगा। पहले नया ट्राई कर लो, नहीं होता है तो पुराना, क्योंकि ओएस अगर पुराना है तो वो लेटेस्ट वाले वर्जन इंस्टॉल में प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये आप उस लोकेशन पे आ गया मैं, जिस लोकेशन पे मेरा फोल्डर था, यानी कि ये रहा मेरा फोल्डर रिएक्ट 12 PM, मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया डायरेक्ट, क्योंकि आप कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्ट ओपन करोगे तो आप अपने फोल्डर के अंदर नहीं आओगे। और विंडोज में लाने का तरीका क्या है, अगर राइट क्लिक करके टर्मिनल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ऊपर जो एक एड्रेस बार होता है व्हाइट कलर की, बस वहां पे आओगे, क्लिक करोगे, वहां पे cmd लिखोगे, एंटर करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। बस अब हम यहाँ पे कुछ कोड लिख के देख लेते हैं, ताकि हम उस लोकेशन तक आ जाए जहां पर मेरी जेएस फाइल रखी होगी, क्योंकि मुझे अब सारा प्रोग्राम ही काली विंडो पे रन होने वाला है, अब कोई वेब पेज बनाएंगे नहीं हम, राइट। तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया इस लोकेशन से, सो कोड स्पेस डॉट, ये विंडोज में भी कमांड चल जाएगी, तो आपका डायरेक्ट VS कोड ओपन हो गया, लोकेशन वही आई react 12, हम उस फोल्डर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे जब हम एक फाइल बनाएंगे, अब एक तो वो HTML फाइल नहीं होगी, राइट, वो एक, क्योंकि अब हमको HTML से कुछ काम नहीं है, हमको UI से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को डायरेक्ट टर्मिनल पे चला रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई वेब पेज नहीं मिलेगा, कोई UI नहीं मिलेगा, कोई अलर्ट नहीं, कोई इनपुट टाइप बॉक्स नहीं, कोई बटन नहीं, कोई इवेंट नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, डिजाइनिंग भूल जाओ, अब सिर्फ क्या है, वो काली विंडो है ना, और व्हाइट टेक्स्ट। तो अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अब कोई स्क्रिप्ट टैग की जरूरत नहीं, कोई HTML की जरूरत नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ सर इस प्रोग्राम के थ्रू अगर मैं कोई मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ कंसोल पे यहाँ पर, तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको वो फंक्शन यूज करना है जो आपने वहां यूज किया था, लेकिन वो वहां अलग काम कर रहा था, यहाँ काम अलग करेगा, वो था console.log। ये कहाँ प्रिंट करता था, ब्राउजर के कंसोल पे, ये यहाँ पे उस ब्लैक कंसोल पे प्रिंट करेगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो भी मैसेज देना, जावास्क्रिप्ट आपको आती है तो मैं जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाने वाला बेसिक, क्योंकि ये तो आपने सबने पढ़ ली। हेलो, ये 2 लाइन का कोड हो गया मेरा। अब बस मुझे इसको रन करना है, तो आप अपने कंसोल पे आओगे जहां पर आपकी फाइल रखी है,
यहाँ पे आप एक कमांड चलाओगे नोड स्पेस और उसको उस फाइल का नाम दोगे विद एक्सटेंशन और ये चल गया। नोड से हमने कहा कि भैया इस फाइल को रन कर दो बस। तो इस फाइल के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा होगा वो कोड इसने रन कर दिया। अब आप कुछ भी लिख सकते हो। प्रोग्रामेटिकली जो जो चीजें आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ी वो सब कुछ यहाँ लिखा जा सकता है। आप यहाँ वेरिएबल बनाओ, यहाँ पे प्लस माइनस करो, गुणा भाग करो, इफ लगाओ, नेस्टेड इफ लगाओ, स्विच लगाओ, लूप लगाओ, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, अरे, ऑब्जेक्ट, जो आपने पढ़ा था, क्लास ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया आपने, जो लगाना लगा दो। बस यूआई नहीं आएगा, तो वो डॉम नहीं आएगा, बटन नहीं, HTML CSS वेब पेज का है यहाँ पे, या तो डायरेक्ट JS है। बस कोड लिखो और चला के देखो। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए इतनी मेहनत कि कुछ चीजें पढ़नी है हमको जावास्क्रिप्ट में, नहीं, जो वहां नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं थोड़ा एनवायरनमेंट बदल रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमको नोड का एनवायरनमेंट समझ में आ जाए, क्योंकि रिएक्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, आधा टाइम तो वो डिजाइनिंग बनाने में चला जाता है, बटन बनाओ, कोड का जो कंसोल होता है उसमें भी चल जाएगा, वहां पर भी यही चलाओगे तो चल जाएगा। उसमें कैसे VS कोड में ये टर्मिनल ओपन हो गया यहाँ पे। अब आपको इसको रन करना है तो नोड, आपकी फाइल का नाम क्या था, ये रन हो गया। यहाँ पे ज्यादा सही है ना, वो जैसी मुझे ये बड़ा अजीब लगता है आधा कोड है, तो मैं इसको, मुझे पसंद नहीं आता, वो आधी विंडो में खत्म हो जाती, मैं अलग जाता हूँ, है ना। ये चीज अलग, वो एग्जीक्यूशन अलग। सर दोनों जगह काम एक जैसे करेगा, चाहे कमांड तो वही है ना, कमांड तो वही है, 2 और 2 4 तो हर जगह वही होगा ना। एग्जीक्यूशन तो तुम वही कर रहे हो, 2 और 2 4 तुम इंदौर में रख के करो तो भी 4, वो VS कोड का टर्मिनल है, वहां पर भी कमांड तो यही चल रही, इसी फाइल को रन करवा रहे हो। यहाँ पर भी तुम नोड को कह रहे हो कि इस फाइल को रन कर दो, और वहां पर भी यही कह रहे हो, तो कमांड सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसको यहाँ चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? ऑनलाइन बेच यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन भी हो सकता था, फंक्शन भी आपको आते हैं, तो ये फंक्शन भी हो सकता था, ये आ गया। लेकिन अब फंक्शन यहाँ पे कोई इवेंट नहीं होंगे, क्योंकि UI नहीं है, तो फंक्शन आपको मैन्युअली कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बटन तो अभी तक वहां पे क्या कर रहे थे, इवेंट लगा रहे थे कि बटन के क्लिक पे चलेगा, कि उसके उस पे चलेगा। यहाँ तो इवेंट होगा ही नहीं, है तो डायरेक्ट चलाओ। तो मैंने अगर हेलो, वो तो आएंगे आगे चल के, उनकी कहानी आएगी अभी। तो अगर मैंने इसको जितनी बार कॉल करना था उतनी बार कॉल कर दिया, तो आपको वो पर्टिकुलर मैसेज उतनी बार एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेसिकली, हाँ, यूजर से कुछ डाटा डलवाना है, वो नहीं होगा। उसके लिए हो सकता है, पर उसके लिए एक नोड का मॉड्यूल डालना पड़ेगा। अभी वो मॉड्यूल वाली कहानी पढ़ी नहीं है अपन ने, अभी तो हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं, तो अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं फिर समझो, हमको आपका कोर्स रिएक्ट है, हमको ये काली स्क्रीन पे ज्यादा लंबे समय तक काम हमको आना है इस UI पे ही, लेकिन UI कब आएगा? जब रिएक्ट आएगा। अभी सिर्फ नोड का एनवायरनमेंट समझ रहे, कुछ फंक्शंस हमको समझना जो हमने वहां नहीं पढ़े, तो चलने तो इनपुट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम तो बनवाऊंगा नहीं आपके 2 नंबर का एडिशन, वो तो तुम बना चुके, या फैक्टोरियल के प्राइम, वो क्यों बनवाऊंगा, तो तुम बना चुके ना। वो बनाने के लिए हम ये नहीं पढ़ रहे, वो तो सब आप पढ़ चुके, ना मैं लूप पढ़ाने वाला, ना मैं इफ पढ़ाने वाला, ना मैं स्विच, को सब पढ़ लिया तुमने। हम वो पढ़ रहे हैं जो वहां नहीं पढ़ा, बस। तो आज आपको सिर्फ क्या करना है, नोड इंस्टॉल करना है पीसी पे, और ये एक बेसिक एनवायरनमेंट समझना है। छोटे मोटे प्रोग्राम बना के देख लो, इफ के प्रोग्राम बना के देख लो, लूप के प्रोग्राम बना के देख लो, अरे के प्रोग्राम बना के देख लो, जो आपको करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ पे अरे बना लिया एक, ये रहा अरे, जो डेटा रखना हो वो डेटा रख दो उसके अंदर, तो ये रहा अरे। अब लूप चलाना चाहे तो लूप तो लगा ही सकते, लेकिन ये कंसोल है, कंसोल तो सीधे दिखाई देता है। अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए समझना हो तो मैंने अरे को अगर डायरेक्ट ही प्रिंट करवा दिया तो ये अरे प्रिंट हो गया, 34 34 45 43 65 लूप चला रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही लूप चलेंगे जैसे आप वहाँ चलाते थे कि वेरिएबल एक्स ऑफ ARR, और ये मुझे एक वैल्यू देता रहेगा, और मैं यहाँ पे console.log x, तो मुझे एक वैल्यू भी मिल जाएगी। तो वो सारे कंसेप्ट जो आपने वहां पढ़े थे, प्रोग्रामेटिकल कंसेप्ट, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज तो अभी भी जावास्क्रिप्ट ही है, लैंग्वेज थोड़ी बदली हमने, हम सिर्फ रन करने का
तरीका बदला है। लैंग्वेज अभी भी जावास्क्रिप्ट ही है, तो कंसेप्ट तो सारे वही चलेंगे। और यूआई हटा दो बस अब आप इसमें से, यूआई का कोई खेल है नहीं। यूआई जब रिएक्ट आएगा तब ठीक है, ऑनलाइन बेच यस सर। ठीक है। आज Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.